वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम भोलाराम का जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं, या फिर भोलाराम का जो जीव है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में है। तो इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने, तो इसके माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं या फिर इसकी मूल संवेदना क्या है, तो ये हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जो भोलाराम का जीव है वो एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर भी इनडायरेक्टली कुछ बोलना या फिर ताना कसना। इसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हरिशंकर परसाई ने सामने रखी है, और वो भी एक व्यंग्य के रूप में। सीधे सीधे न बताकर इनडायरेक्टली जो चीज़ कही जाती है, व्यंग्य किया जाता है किसी के ऊपर। तो देखिए, इसमें सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, जब भी हम किसी का उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो हमें जो आंसर वो 3 भागों में लिखना होता है। पहली भूमिका, फिर उसके बाद आती है जो बॉडी हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जो बात हमें कहनी है आंसर में, उत्तर में, वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष करते हैं, यानी कंक्लूजन। तो देखिए, भूमिका में हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये जो प्रश्न है इसके विषय में जो छोटी मोटी बात है वो हम यहाँ पर बताएंगे। इसमें जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जो समस्या है उसे उजागर किया गया है। जो भोलाराम के जीव के माध्यम से जो हरिशंकर परसाई है, उन्होंने ये समस्या प्रकट की है कि सरकारी जो तंत्र होते हैं, सरकारी तंत्र मतलब जो सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी जहाँ पर भी कामकाज होता है, उसमें क्या है, भ्रष्टाचार कितना अधिक मात्रा में फैला हुआ है और रिश्वतखोरी कितनी ज़्यादा वहाँ पर स्थान बनाए बैठी है। इसके बिना तो कोई भी कार्य सरकारी तंत्र में हो ही नहीं सकता है। तो इस बात को जो हरिशंकर परसाई है, उन्होंने भोलाराम के जीव के माध्यम से बहुत ही खूब तरीके से स्पष्ट किया है। आगे देखिए, भोलाराम की मृत्यु के उपरांत वह स्वर्ग नहीं जाता, क्योंकि उसकी पेंशन की फाइल अभी आगे नहीं बढ़ी है। इसका कारण यह था कि उसने अभी तक दरख्वास्त पर वजन यानी कि रिश्वत नहीं रखा है। तो जो भोलाराम का जीव है उसमें वजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए रिश्वत लिख दिया है, पर आप वजन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रसंग है जिसके द्वारा जो हरिशंकर परसाई है वो ये बताना चाहते हैं कि जो भोलाराम का जीव यानी कि भोलाराम की जो आत्मा है वो स्वर्ग में नहीं जाना पसंद करती, क्योंकि अभी तक जो उसकी पेंशन की फाइल है, 5 साल से उसकी जो पेंशन की फाइल है, पेंशन जो आनी थी, क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी था। जब वह सरकारी नौकरी से रिटायर होता है तो उसके बाद उसकी पेंशन जो है वो रुकी हुई है, और उसका कारण क्या है? रिश्वत है, वजन है, क्योंकि उसके दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन पर अभी तक वजन नहीं रखा गया, यानी कि रिश्वत नहीं रखी गई। अब देखिए, हम अपना जो मेन प्रश्न था, हरिशंकर परसाई ने जो भोलाराम का जीव है उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो ये बात अब हम कहेंगे। तो हरिशंकर परसाई ने भोलाराम के जीव के माध्यम से समाज के यथार्थ का चित्रण बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से किया है, क्योंकि जो भोलाराम का जीव है वो क्या है, एक व्यंग्यात्मक लेखन है। व्यंग्य, इसमें व्यंग्य के द्वारा अपनी बात हरिशंकर परसाई ने कही है। तो जो भोलाराम का जीव है उसमें समाज का यथार्थ दिखाते हुए, और उसे किस तरीके से दिखाया, व्यंग्य के तौर पर दिखाया गया है। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहा है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट किया है। देखिए, भोलाराम का जीव में परसाई ने सरकारी तंत्र में विद्यमान भ्रष्टाचार की समस्या को प्रकट किया है। अगर आप कभी भी कोई बात कहते हैं तो उसका जो प्रूफ के तौर पर आपको कुछ ना कुछ बताना होता है। तो देखिए, जो भ्रष्टाचार है उसे हरिशंकर परसाई ने भोलाराम के जीव में दिखाया है कि वर्तमान में जो समाज है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें क्या भ्रष्टाचार जैसी बीमारी हो गई है, भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रसंग भी बताया है। तो देखिए, तो हमें इस तरीके के वाक्य जो हैं, जो भोलाराम के जीव में या फिर किसी भी कहानी में लिखे होते हैं, हमें उन्हें लिखना होता है, जिससे कि हमारी बात क्या होती है, प्रूफ होती है। तो देखिए, ये जो प्रसंग है, यहाँ पर भोलाराम के जीव में हरिशंकर परसाई ने यह प्रसंग डाला है। महाराज, आजकल पृथ्वी पर, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इससे पहले के बारे में बता देती हूँ। जब भोलाराम की मृत्यु हो जाती है तो जो भोलाराम का जीव है वो क्या है, गायब हो जाता है, कहीं पृथ्वी में जाकर छिप जाता है। तो जो
दूत होता है वह खाली हाथ आता है, तो जो यमराज है वो पूछते हैं कि यमराज पूछते हैं कि तुम तो खुद भी बूढ़े हो गए हो इस काम को करते करते, तो फिर तुमसे कैसे चूक हो गई एक बूढ़े व्यक्ति को लाने में, एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को लाने में। तो उस समय जो दूत है वो कुछ इस प्रकार का व्यंग्य करता है। वो कहता है कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। इसका मतलब है धोखा देने का व्यापार बहुत चल रहा है। जिस प्रकार से जो दूत है उसे भोलाराम का जीव धोखा देकर कहीं छिप जाता है, उस तरीके का व्यापार क्या है, पृथ्वी पर आजकल बहुत चल रहा है। वो कहते हैं कि लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। इसका मतलब क्या, उड़ा लेने का मतलब क्या है, चीज़ें उड़ नहीं रही है। इसका मतलब है जो चीज़ें हैं, जो भी सामान भेजा जा रहा है उसे क्या है, बीच में ही गायब कर दिया जाता है, उसे कोई और इस्तेमाल कर लेता है। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं, यानी कि जो हौजरी के पार्सल आते हैं उन पार्सल में जो मोजे आते हैं हौजरी के लिए, वो मोजे कौन पहनता है, रेलवे वाले पहनते हैं, क्योंकि वो क्या है, उन चीज़ों को गायब करते हैं और खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पृथ्वी में बहुत प्रचलन में है। और ये क्या है, इस व्यंग्य के द्वारा हरिशंकर प्रसाद ने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा सरकारी तंत्र में फैला हुआ है, यहाँ पर रेलवे का माध्यम लिया गया है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि रास्ते में ही सामान व माल में कमी के पीछे इनका ही हाथ है, यानी कि जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका ही क्या है, रास्ते में जो माल ख़त्म हो जाता है, उड़ा लिया जाता है, इसका मतलब क्या है, उसे छिपा लिया जाता है, उस पर किसका हाथ है, भ्रष्टाचारियों का, जो ऐसा काम करते हैं। इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड में हेरा फेरी भी बखूबी ढंग से की जाती है। जो रिकॉर्ड होता है उसमें भी हेरा फेरी कर दी जाती है। जो सामान का रिकॉर्ड आता है उसमें भी हेरा फेरी कर दी जाती है, झूठा मूठा कुछ लिख दिया जाता है अपने आप को छिपाने के लिए। तो ये चीज़ वर्तमान इस समय भी अगर हम देखें तो ये भोलेराम का जो जीव है उसके माध्यम से जो ये बात कही गई है वो क्या है, वो प्रासंगिक है, मतलब कि सही है। आगे देखिए, क्योंकि हमें जो भी कहानी होती है केवल उसे पढ़ना हमारा मनोरंजन करता है, पर उस कहानी का जो उद्देश्य है वो हमें जानना चाहिए। अगर उद्देश्य की बात आए तो भी आपको यही लिखना है, अगर प्रतिपाद्य की बात आए तो भी यही लिखना है। तो आपके इससे कई जो क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, भोलाराम के जीव के माध्यम से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसे उकेरा गया है, उसे सामने लाया गया है। इसके माध्यम से जो लालच, ठगना, काम चोरी, घूस आदि समस्याओं को बताना चाहते हैं। जो हरिशंकर प्रसाई है वो बताना चाहते हैं कि आज का जो समाज है वो कितना ज़्यादा लालची हो गया है, उसे किसी को ठगते हुए भी कोई भी रोष नहीं होता है, कोई भी घिन नहीं आती है। जैसे कि जो भोलाराम की जो सिचुएशन थी वो कितनी ज़्यादा दिन में हो जाती है। काम चोरी जैसी जो समस्या है, जैसे कि जब नारद जी आते हैं भोलाराम के जीव को लेने के लिए, तो उस समय उनकी पत्नी से वार्तालाप करते हुए उनकी पत्नी उन्हें एक तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि वो क्या करे, वो जाकर जो पेंशन है उनकी, जो पेंशन अभी तक अटकी हुई है उसे क्या लेकर आए। तो वो क्या करते हैं कि एक के बाद जो उन्हें अनेक जो अधिकारी हैं उनके पास भेजा जाता है। तो इससे क्या कामचोरी भी स्पष्ट होती है कि कोई भी सरकारी तंत्र में कोई भी अधिकारी है, कोई भी काम करने वाला है, वो क्या काम करके खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए जब तनख्वाह मिल रही है तो वो काम क्यों करें, ऐसी मनस्थिति बनती जा रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक आगे भेजते जा रहे हैं अपने काम को टालने के लिए। तो काम चोरी भी दिखाई दे रही है हमें। आगे देखिए, घूस मतलब क्या होता है, रिश्वत को भी घूस कहा जाता है। तो जो रिश्वत है, यानी कि जो वजन रखने की बात थी दरख्वास्तों पर, तो ये क्या यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आपको अपना जो उत्तर है उसे थोड़ा और बढ़ाना है तो जो यहाँ पर 3-4 समस्याओं के नाम बताए हैं उनके रीज़न भी देते जाइए, तो इनके कारण देंगे तो आपका उत्तर थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो किसी भी आंसर को छोटा करना और बड़ा करना हमारे ही हाथ में होता है। आगे देखिए, जिसमें वे सफल भी होते हैं।
वे काल्पनिक घटनाओं के माध्यम से पाठकों को यह सब दिखाने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने जो काल्पनिक घटनाएं, जैसे कि जो नारद है वो पृथ्वी पर आते हैं और जो यमराज के दूत हैं वो आते हैं और उनके जीव को लेकर जाते हैं, इस तरीके की जो घटना है ये क्या है, काल्पनिक है, सोची हुई घटना है, ऐसा असलियत में नहीं होता, ये एक कल्पना है। किसकी? हरिशंकर प्रसाद की। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया है। और जो ठगना था, लालच, जो समस्याएं हैं जो हरिशंकर प्रसाद ने दिखाई है, तो इन पंक्तियों से यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो देखिए, नरक में पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं। यानी कि पृथ्वी पर वो क्या थे, कई इमारतों के ठेकेदार थे जिन्होंने पूरे पैसों को लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। तो यहाँ पर क्या है, जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर हैं, उनके माध्यम से दिखाया गया है कि वो इतने लालची हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सरकार से मिले हुए पैसों से अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। यानी कि उन्हें छिपाकर अपने लिए फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने तो जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी भारत में, उससे भी क्या किया है, बहुत सारे पैसे ठगे हैं, वो भी सरकार से। तो आपने भी देखा होगा कि वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रचलन में है कि जो सरकारी कामकाज में लगे हुए हैं वो क्या करते, सरकार से ज़्यादा पैसे ठगते हैं और जो काम करते हैं उसमें वो पैसे नज़र नहीं आते हैं। इसके साथ जो परसाई जी हैं, उन्होंने क्या है, सरकारी कामकाज में जो देरी है और जो रिश्वतखोरी है उसको भी प्रकट किया है। और इनके इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कुछ वाक्य, कुछ घटना का भी जिक्र किया है, परसाई जी ने किया है। सरकारी जो कामकाज है उसमें क्या है, देरी का कारण अगर देरी की बात करें तो जो पेंशन है भोलाराम की, वो क्या है, 5 साल से क्या है, रुकी हुई है। तो ये क्या है, देरी का प्रतीक है कि इतने लंबे समय तक तो कौन जिए कौन मरे इसका भी पता नहीं होता है। तो इतने लंबे समय तक क्या है, उसकी पेंशन रुकी हुई है। उसका कारण क्या है, उसका कारण कामकाज में ढील भी है और इसके साथ साथ रिश्वतखोरी भी, क्योंकि उस पर वजन नहीं रखा गया था। अब जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब नारद पेंशन के लिए सरकारी कार्यालय जाते हैं तो उन्हें 25-30 जो बाबू हैं और अफसर हैं, उनके पास चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम करके खुश नहीं है। सब क्या है, अपने काम को दूसरों पर थोपते हैं और जो एक आम व्यक्ति होता है उसके चक्कर लगवाते रहते हैं। अपने आप तो आराम फरमाते हैं और जो आम व्यक्ति होता है उसे परेशान करते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी काम को जल्दी नहीं करते, वे देर बना देते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी अपने काम को आगे किसी और पर थोपते हैं, वो किसी और पर थोपते हैं। तो ये क्या है, जो काम एक ही बार में हो जाना चाहिए था वो क्या है, अब उसमें देरी हो रही है। परंतु जब नारद अपनी वीणा देने की बात करते हैं, क्योंकि वह एक अफसर के पास जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि उन्हें, नारद को क्या कहते हैं कि वजन रखना पड़ेगा। तो नारद सोचते हैं कि वजन, जो पेपर हैं, जो दरख्वास्त हैं, उन पर वजन का मतलब वो सोचते हैं कि कभी पेपर उड़ ना जाए, इसलिए वो क्या करें, वजन की बात कर रहे हैं। तो फिर जो अधिकारी है वो क्या कहते हैं, आप तो साधु संत हैं, आप इन चीज़ों में ना ही आए तो अच्छा होगा। तो फिर वो उनकी वीणा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर आप अपनी इस वीणा को दे देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसे क्या है, वीणा बजाने का और इस तरीके की चीज़ें बजाने का शौक है और उसकी क्लासेस ले रही है, तो इसलिए वीणा काम आ जाएगी। तो जब वह नारद अपनी वीणा देने के लिए खुश हो जाते हैं, अपनी वीणा रख भी देते हैं, तब क्या है, उनका काम मिनटों में होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिश्वत खाकर काम करना इनकी रगों में बस गया है। रगों मतलब नस नस में बसना, खून खून की बूंदों में बसना है। और जिनके पास इनके पेट भरने के लिए और इन्हें खुश करने के लिए, यानी कि इन्हें रिश्वत देना, जिनके पास इतने पैसे हैं, वही क्या है, वही अपना काम करवा पाते हैं, अपना काम निकलवा पाते हैं, ना तो सबके काम धरे के धरे रह जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया है जो इन्होंने
समस्या प्रकट की थी। तो यहाँ पर हमने हरिशंकर प्रसाद ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, ये जो दो मुख्य समस्याएं वो तो देखी है। इसके साथ साथ जो और भी जो समस्याएं हैं, जैसे कि लालच, ठगना, देरी से काम करना, अपने काम को किसी और पर थोपना यानी काम चोरी, इस तरीके की जो समस्याएं हैं सरकारी तंत्र में, वो भी इन्होंने प्रकट की है अपने इस लेख के माध्यम से, अपने इस कहानी के माध्यम से। अब देखिए निष्कर्ष। भोलाराम का जीव पाठ के माध्यम से परसाई जी एक, यहाँ पर पाठ की जगह आपके लिखेंगे कहानी के माध्यम से, परसाई जी एक प्रासंगिक मुद्दे को उभारते हैं। वह समाज में विद्यमान रिश्वतखोरी, सरकारी तंत्र में व्याप्त काम चोरी और भ्रष्टाचारी जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं। जो भी आपने अपने पूरे आंसर में लिखा है उसी को आप क्या करेंगे, आप निष्कर्ष में लिख देंगे। जैसे कि हमने पूरे जो आंसर है उसमें रिश्वतखोरी को प्रूफ किया है कि उन्होंने ऐसा कहा है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। अब आप एक वर्ड में बस रिश्वतखोरी लिख देंगे निष्कर्ष में, जिसके बिना समाज कभी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि समाज तब विकसित होता है तब ये चीज़ें विद्यमान नहीं होती हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस बात को परसाई अपने व्यंग्यात्मक लेख के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साहित्य है वो क्या है, समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज में घट रहा होता है उसी को क्या करता है साहित्य, अपने साहित्य में प्रकट करता है। उस अपने साहित्य के द्वारा जो समाज के व्यक्ति है, जो समाज है, उन्हें दिखाता है कि समाज में ये बुराई विद्यमान है और इसे दूर करना है। इस चीज़ को परसाई जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक व्यंग्यात्मक लेख के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि इन्होंने पाठकों को समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को व्यंग्यात्मक रूप से परिचित करवाया है। तो इसी के साथ जो भोलेराम का जीव है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपने क्या है, आप भोलेराम का जो जीव है उसे कहानी के तौर पर तो पढ़ लेंगे, पर अगर आप जो कहना चाहता है लेखक उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो वो फिर आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो हमें केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी होती किसी भी कहानी को, हमें क्या है उसके पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा है उसको समझना आवश्यक है। तो इससे क्या है, अगर किसी भी तरीके का आपका प्रश्न आता है तो आप बखूबी ढंग से उसे लिख सकते हैं। इसी के साथ ये ख़त्म होता है यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।